जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 का चौथा पाठ जलवायु पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु कौन सी है, इसे मानसून क्यों कहा जाता है, भारत में गर्मियों के बाद ही वर्षा क्यों होती है, भारत में सर्दियों में उत्तर पश्चिमी भाग में किस कारण वर्षा होती है या दक्षिण पूर्व भाग में क्यों वर्षा होती है, भारत के लेह लद्दाख या राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम क्यों है, वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो को देखकर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने से पहले आपसे आग्रह है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं जलवायु। जलवायु जलवायु होती क्या है, उससे पहले आप जलवायु और मौसम के बीच के अंतर को समझ लीजिए। ये देखिए, जलवायु और मौसम, देखिए दोनों के तत्व एक हैं। कौन कौन से तत्व हैं? वर्षा, आर्द्रता, तापमान। ये जो प्रमुख तत्व हैं, ये दोनों के अंदर आते हैं जलवायु और मौसम पे। लेकिन इनके बीच का बेसिक अंतर क्या है, इसे एग्जांपल से समझिए। जैसे सर्दी पड़ी होती है, खूब सर्दी होती है, अचानक धूप निकल आती है तो हम क्या बोलते हैं? अरे कितना अच्छा मौसम हो गया। इसी प्रकार गर्मी में खूब गर्मी पड़ रही होती है और अचानक ठंडी हवा चलने लगती तो हम कहते हैं देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया। आप लोग समझे कि मौसम क्षण प्रति क्षण बदलता है और जलवायु मौसम के इन तत्वों के 30 वर्षों का औसत होता है। इसको बहुत क्लियर समझ लीजिएगा कि मौसम क्षण प्रति क्षण बदलता है और जो जलवायु होता है, मौसम के जो तत्व हैं वर्षा, आर्द्रता, तापमान, इनके आंकड़ों के 30 वर्षों के औसत के आधार पर हम निकालते हैं कि इस क्षेत्र की जलवायु ये होगी। जैसे भारत की जलवायु कौन सी है? मानसूनी। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। भारत की जलवायु मानसूनी है। ये एक दिन के, एक वर्ष के, 2 वर्ष के नहीं, करीब 30 वर्षों के तत्वों के आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि किसी क्षेत्र की कौन सी जलवायु होगी। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों से पहले हम इस मानचित्र को ध्यान से देखें। देखिए, ये कर्क रेखा बीच से गुजर रही है और जैसे हम जानते हैं कि और ये भूमध्य रेखा, जैसे हम जानते हैं कि जो सूर्य है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में ही ट्रेवल करता है साल भर। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। इसका मतलब सूर्य साल भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उत्तरायण और दक्षिणायन करता है, जिसके कारण क्या है कि भारत का जो ये दक्षिणी भाग है कर्क रेखा के, यहां पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। और ऊपरी भाग में पाई जाती है उपोष्णकटिबंधीय। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। अब ऐसा क्यों है? देखिए, इसको एक उदाहरण से समझिए कि गर्मियों में जब खूब गर्मी पड़ती है तो बंबई का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये गंगा के मैदान में 40 से 45 डिग्री रहता है। लेकिन यदि हम उत्तर की तरफ चले जाए, कश्मीर या उत्तर पूर्व, तो यहां का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके विपरीत सर्दियों में दक्षिण में बंबई का तापमान वही 25 डिग्री रहता है, केरल का तापमान वही 25 डिग्री रहता है, राजस्थान का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। कभी कभी तो चूरू जैसे स्थानों पे तो माइनस पे या 0 डिग्री पे चला जाता है। गंगा के मैदान में तापमान 10 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री तक आता है। लेकिन ये जो उत्तरी भाग है कश्मीर वाला, यहाँ पे कारगिल, द्रास, पहलगाम आदि में तापमान माइनस हो जाता है। अब ऐसा कैसे है
कि एक ही सीजन है, एक ही महीना है, लेकिन भारत के उत्तर में दूसरा तापमान, दक्षिण में दूसरा तापमान, पूर्व में दूसरा तापमान, पश्चिम में दूसरा तापमान। ये सब क्यों है? ये सब है इन सब कारकों के कारण कि भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के तापमान या जलवायु पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो लगभग एक होते हैं। कहीं पे कोई कारक ज्यादा सक्रिय होता है, कहीं कोई कारक कम सक्रिय होता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? अक्षांश भारत का दक्षिणी भाग क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट पे, और ये 37 डिग्री 6 मिनट पे। उत्तर, ये भी उत्तर। और भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा जा रही है? कर्क रेखा। तो यदि हम, ये देखिए भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो भारत यहां पे, तो ये जो भाग है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय। इसका मतलब भारत के जो बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है, ये जो पूरा दक्षिण का भाग है, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है यहां पे। और कर्क रेखा के उत्तरी भाग में यहां पे कौन सी है? उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहां पे कर्क रेखा के दक्षिण में, और कर्क रेखा के ऊपर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। क्योंकि जो सूर्य है उसकी जो मूवमेंट है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहती है। ये बात मालूम है? तो 21 जून को कहां रहता है सूर्य? के कर्क रेखा पे, यहां पे। तो इसका मतलब है कि इस भाग पे साल भर सूर्य के तापमान या सूर्य की जो किरणें हैं वो बराबर मिलती रहती है। तो यहां पे तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं आता। यहां पे साल भर लगभग एक तापमान रहता है। लेकिन जैसे ही हम कर्क रेखा के उत्तर में जाएंगे तो यहां पे विषम प्रकार की जलवायु मिलेगी। विषम मतलब सर्दी में खूब सर्दी पड़ेगी और गर्मी में खूब गर्मी पड़ेगी। तो सिंपल और स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि हम जैसे ही भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में सूर्य की किरणें साल भर बराबर पड़ती हैं, तो वहां तापमान लगभग एक समान रहता है। और कर्क रेखा के हम जैसे उत्तर में जाएंगे जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वहां सर्दियों में खूब सर्दी और गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है। दूसरा महत्वपूर्ण है ऊंचाई। हम सामान्य रूप से जानते हैं कि यदि हम धरातल से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तो हम जैसे जैसे पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है, तो इसका मतलब वहां की जलवायु में भी परिवर्तन आता जाएगा। यो उदाहरण मैं आपको समझाता हूं कि ये देखिए एक ही अक्षांश पे यहां पे दार्जिलिंग है और यहां पे आगरा है। अब हम जानते हैं कि एक ही अक्षांश पे सूर्य का तापमान, सौर ऊर्जा एक बराबर मिलती है, तो इसका मतलब वहां तापमान बराबर होना चाहिए। लेकिन ऊंचाई का असर होने के कारण क्या है कि जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहां का दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्यों? क्योंकि आगरा मैदानी भाग में स्थित है और दार्जिलिंग पर्वतीय भाग पर स्थित है। भारतीय जलवायु को जो तीसरा कारक असर प्रभावित करता है वो समुद्र से दूरी। ये देखिए यहां पे क्या है, हिंद महासागर, यहां अरब सागर और यहां पे बंगाल की खाड़ी। तो देखिए जो समुद्र के किनारे के भूभाग होते हैं
वहां पे सम जलवायु पाई जाती है। सम का मतलब है कि जहां ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना वहां अधिक सर्दी पड़ती है। इसलिए बंबई, केरल, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, उड़ीसा और ये कलकत्ता ऐसे शहरों और राज्यों में जो समुद्र से लगे हुए, जैसे ये महाराष्ट्र का भाग है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तो इनके जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, वहां सर्दियों में ना सर्दी पड़ती है ना गर्मियों में गर्मी पड़ती है। वहां पे एक समान तापमान रहता है। लेकिन जो भाग समुद्र से दूर है, जैसे उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, यहां की जलवायु विषम है। विषम मैंने जैसे बताया था कि जहां सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उच्चावच। उच्चावच को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहां पे कौन सा पर्वतमाला है भारत में? हिमालय पर्वतमाला। यहां पे अरावली और ये पश्चिमी घाट। अब देखिए हिमालय, अरावली, यहां पे हिमालय लिख लेते हैं हम लोग। हिमालय, अरावली और पश्चिमी घाट, ये किस प्रकार भारतीय जलवायु को या वर्षा को प्रभावित करती है, ये उच्चावच का बढ़िया उदाहरण है। जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं जो भारत में प्रवेश करती हैं वर्षा के रूप में, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, वो आके इससे टकराती है। इसके कारण पश्चिमी घाट पे भारत में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन जब ये हवाएं अरावली के समानांतर बहती हैं तो पर्वत से किसी प्रकार का टकराव नहीं होता, तो ये यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती, जिसके कारण भारत के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान पाया जाता है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं इधर जाती हैं। इस तरह हिमालय से टकराने के कारण ये अपनी पश्चिम की ओर चलती। यही कह रहे हैं कि भारत में जो वर्षा की मात्रा है वो पूरब से पश्चिम की ओर लगातार घटती जाती है। दूसरा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हिमालय की ही स्थिति के कारण मध्य एशिया, ये जो मध्य एशिया है, यहाँ पे मध्य एशिया से ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। यही और इसका परिणाम भी होता है कि सर्दियों में यहाँ पे उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी पड़नी चाहिए। हिमालय ना होता तो ये जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे बर्फ जम जा सकती थी। दूसरी बात क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं हिमालय पर्वत से टकराती, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। यदि हिमालय पर्वत न होता तो मानसूनी हवाएं क्या है, सीधी चली जाती, और सीधी चली जाती तो यहाँ वर्षा नहीं होती, तो ये पूरा जो गंगा का विशाल मैदान है वो गर्मियों में या साल के अधिकतर भागों में रेगिस्तानी या मरुस्थलीय जलवायु की तरह प्रतीत होता। तो हिमालय किस प्रकार उच्चावच के रूप में भारतीय जलवायु को प्रभावित कर रहा है, ये आपने देखा। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या बिंदु है वो हो वायुदाब और पवन। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु, विशेषकर भारत के यदि संदर्भ में ले लें तो पूर्णतः वायुदाब और पवन के संबंधों पे ही आधारित है। सबसे पहले हम वायुदाब को समझेंगे। देखिए वायुदाब क्या होता है? सामान्य वायुदाब कितना है? 1013.25 मिलीबार। और वायुदाब और तापमान में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक विपरीत संबंध होता है। जैसे कि जब वायुदाब अधिक होगा तो तापमान कम होगा, और जब वायुदाब कम होगा तो तापमान अधिक होगा। इसका मतलब स्पष्ट समझ लीजिए कि जहां तापमान अधिक होता है वहां पे वायुदाब कम होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से इधर चलती है निम्न दाब की तरफ, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है। तो भारत में किस प्रकार ये उच्च दाब और निम्न दाब काम करता है और किस प्रकार ये हवाएं चलती हैं, आइए इसको देखते हैं। जून के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, कब होता है? 21 जून को, है ना? इसका मतलब है कि 21 मार्च से 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होने लगता है। जैसे उत्तरायण होने लगता है
क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणों, सूर्य तप की मात्रा अधिक होने लगती है, जिसके कारण यहाँ पे एक लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जब तापमान अधिक होगा तो दाब कम होगा। जब सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पे पड़ेगी तो इस पूरे क्षेत्र में, गंगा के विशाल मैदान में, उत्तर के विशाल मैदान में एक निम्न दाब विकसित हो जाएगा। इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी में एक उच्च दाब होगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो हवाएं कैसे चलने लगेंगी? समुद्र से स्थल की ओर चलने लगेंगे। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है, जिसको मैं अभी पूरी विस्तार से अभी इसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ये चलने लगती हैं और ये चूंकि यहां से काफी मात्रा में नमी लेती है तो यहां पे वर्षा करने लगती है पूरे क्षेत्र में। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 23 सितंबर के बाद, 3 सितंबर के बाद वो दक्षिण की तरफ चला जाता है। तो क्या होता है, यहां पे सूर्य तप की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण जो एक निम्न दाब का क्षेत्र था किस पे कन्वर्ट हो जाता है? उच्च दाब में। और बंगाल की खाड़ी में जो एक उच्च दाब का क्षेत्र था वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है? निम्न दाब में। तो हवाएं क्या होती हैं? विपरीत चलने लगती हैं, स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, क्योंकि स्थल से समुद्र की ओर आ रही है तो शुष्क है, क्योंकि स्थल से उसको वाष्पीकरण के द्वारा बहुत सारा जल की प्राप्ति नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही बंगाल की खाड़ी में आती, काफी मात्रा में इसको नमी प्राप्त हो जाती है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे वर्षा करती है। दूसरी है ऊपरी वायु परिसंचरण। ऊपरी वायु परिसंचरण से संबंध है जेट स्ट्रीम से। जेट स्ट्रीम एक हवाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं और ये क्षोभ मंडल से, मतलब धरातल से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। भारत में जो जेट स्ट्रीम हमारी जलवायु को प्रभावित करती है वो है उपोषण जेट स्ट्रीम। यह उपोषण जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति यहां पे भूमध्य सागर पे होती है और उसके बाद ये पूर्व की ओर चलती है। तिब्बत का पठार है, यहां पे तिब्बत के पठार से जेट स्ट्रीम टकराती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक उत्तर की तरफ चले जाती है और एक भारत में दक्षिण की तरफ आती है, भारत में। और ये जो भारत में दक्षिण की तरफ आती है 25 डिग्री अक्षांश के पास, इसी से क्या आते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम इंग्लिश में, ये रहा पश्चिमी विक्षोभ, जिसको इंग्लिश में हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और ये सर्दियों के मौसम में आते हैं, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्दियों में बारिश होती है। तो भारत में जो सर्दियों में बारिश होती है वो किसके थ्रू होती है? पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। और ये किसके थ्रू आते हैं? ये जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी की तरफ से आते हैं। एक और जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं अक्टूबर नवंबर में, जब स्थल और जल के तापमान में अंतर उत्पन्न हो जाता है। और ये बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में काफी अधिक नुकसान करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो आपने इसको समझा कि भारतीय जलवायु को कौन कौन से प्रभावित करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट है, बिंदु, जो किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है जो भारत में नहीं करता, वो है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, देखिए धाराएं 2 प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। जिन भूभागों के पास से गर्म जलधारा बहेगी, क्या होगा? जब वायु उसके ऊपर से चलेगी या बहेगी तो गर्म जलधाराओं में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, तो काफी मात्रा में उनमें नमी आ जाएगी और जब वो स्थल पे आएंगे तो काफी वर्षा करेंगी। लेकिन इसके विपरीत
यदि वहां पे ठंडी जलधारा बहेगी तो ठंडी जलधारा में वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत न्यून होती है या होती ही नहीं है, तो उसके ऊपर से गुजरने वाली वायु को नमी और आर्द्रता की किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं होगी। जो स्थल पे पहुंचेगी तो शुष्क होगी, उससे किसी प्रकार की वर्षा नहीं होगी। ये मैंने इसलिए पढ़ा है महासागरीय धाराएं कि भारत के यहां पर तो नहीं प्रभावित करती, लेकिन हम्बोल्ड या पेरू की धारा जब एल नीनो की धारा में बदल जाती है तो किस प्रकार भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, मैं आपको इसी वीडियो में आगे पढ़ाऊंगा। भारतीय मानसून, भारत की जो जलवायु है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है मानसून, जो वास्तव में अरबी भाषा का शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि हवाओं की दिशा में परिवर्तन। अर्थात 6 महीने हवाएं स्थल से जल की ओर और फिर 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती हैं। इसीलिए अरबी नाविकों ने भारतीय जलवायु के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था वो था मानसून। भारत में गर्मियों में ही क्यों वर्षा होती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कि सर्दियों में भी होती है, लेकिन गर्मियों में ही सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है, जिसके लिए मानसून शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए बहुत सारे तथ्य और कारण हैं। इन तथ्य और कारणों में कोई एक कारण या सम्मिलित रूप से कई कारण भारत में वर्षा का आधार बनते हैं। आइए हम एक एक करके उन कारणों को पढ़ें। पहला, स्थल का गर्म और ठंडा होना। यह एक क्लासिकल थ्योरी है, प्राचीन थ्योरी है जो एडम हेली ने दिया था। उनका यह मानना था कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, अर्थात यहां पे कर्क रेखा पे होता है, सूर्य कब आता है 21 जून के आसपास। इसका मतलब है कि 21 मार्च पर जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये पूरे भूभाग में सूर्य ताप की किरणें या सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर एक निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी में एक उच्च दाब स्थित होता है। हम जानते हैं कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती, जिसके कारण यहां से हवाएं यहां की ओर गर्मियों में चलने लगती है, जिसके कारण भारत में वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। सर्दियों में विपरीत स्थिति हो जाती है, क्योंकि जब सर्दियों में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में चला जाता है, तो ये जो निम्न दाब का केंद्र है, तापमान कम होने के कारण उच्च दाब में परिवर्तित हो जाता है, और बंगाल की खाड़ी का उच्च दाब किसमें परिवर्तित हो जाता है, निम्न दाब में। तो हवाएं क्या होती हैं, रिवर्स चलने लगती हैं, अर्थात स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं। तो चूंकि ये हवाएं स्थलीय भाग से आ रही हैं, तो यहां पर वर्षा नहीं होती। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का स्थानांतरण, ये बहुत जरूरी है, इसको हम कहते हैं ITCZ। ITCZ ये होता क्या है, इसको बहुत अच्छी तरह आप समझ लीजिए। ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे, इस भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक ITCZ का क्षेत्र होता है। ये 5 डिग्री तक ये होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की आने वाली वायु यहां पर आपस में मिलती हैं। समझ गए आप? ITCZ या अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है और ऊपर की ओर उठ जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु आता है और सूर्य उत्तरायण होता है, ये भूमध्य रेखा है, तो यहां पे यदि ITCZ का ये क्षेत्र है, ये मैं बना देता हूं। जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो क्या होता है, ये ITCZ उत्तर की ओर खिसक के और ये इस तरह चला आता है यहां तक, ये करीब आ जाता है 25 से 30 डिग्री अक्षांश तक उत्तर की ओर खिसक जाता है।
चूंकि एक निम्न दाब का क्षेत्र है, तो जैसे ही ये उत्तर की ओर खिसकता है, क्या होता है कि चारों तरफ की हवाएं इसकी ओर आकर्षित होती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा सागरीय क्षेत्र है, तो यहां से बहुत बड़ी मात्रा में नमी लेती है और भारत में वर्षा करती है। ये 25 से 30 डिग्री तक आता है। लेकिन कभी किसी कारणवश ये यदि 20 डिग्री के आसपास रह जाता है, यहां पे करीब, यहां पे ये 20 डिग्री के आसपास रह जाता है, तो भारत में मानसूनी वर्षा काफी प्रभावित हो जाती है या कम मात्रा में आती है। जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिण की तरफ चला जाता है, मकर रेखा की तरफ, 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, तो क्या होता है कि जो आईटीसी जेड है, उत्तर की तरफ है, ये पूरा दक्षिण की तरफ खिसक के यहां चला आता है, यहां पे करीब। तो उसके कारण जो एक निम्न दाब का क्षेत्र यहां बना होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हाई प्रेशर बेल्ट में। और जब हाई प्रेशर बेल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हवाएं उच्च दाब से चूंकि निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो सारी हवाएं दक्षिण की ओर चलने लगती है। तो अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यदि भारत में 25 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच खिसक जाता है, तो भारत में बहुत अधिक अच्छी वर्षा होती है। लेकिन यदि 20 डिग्री से दक्षिण की तरफ रह जाए, 0 और 20 के बीच में रह जाए, तो भारत में वर्षा की मात्रा काफी कम हो जाती है। जेट स्ट्रीम भारत की जलवायु को या वर्षा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, और इस सिद्धांत को दिया था ईस्ट ने। पहले आप समझ लीजिए कि जेट स्ट्रीम है क्या। ये मैं आपको एक वीडियो में पूरी तरह बना के पढ़ाऊंगा। जेट स्ट्रीम वास्तव में क्षोभ मंडल पे की ऊपरी सीमा, जैसे क्षोभ मंडल है और ये पृथ्वी है, और ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है। तो यहां 9 से 18 किलोमीटर के मध्य ये जेट स्ट्रीम का प्रभाव रहता है, और ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। कई प्रकार की होती है, जिसमें अधिकांश पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। ये इसी से रिलेटेड है तिब्बत का पठार और मेडागास्कर का उच्चताप। जो जेट स्ट्रीम की जो दिशा होती है, वो पश्चिम से पूर्व होती है। ये गर्मियों में ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, लेकिन सर्दियों में इसकी गति 184 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो जाती है। जब सर्दियां आती हैं और सूर्य दक्षिणायन होता है, तो यहां पे आप देखिएगा तिब्बत का पठार है, ये जगह तिब्बत का पठार है। तो पश्चिम के एरिया से, जहां पे कैस्पियन सागर है, आपका भूमध्य सागर है, और ये पूरा रेगिस्तान है, यहां से किस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है? उसका नाम है उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। और ये जेट स्ट्रीम पूर्व की ओर चलती है, इस तरह चलने लगती है। जब ये तिब्बत के पठार के पास पहुंचती है, तो अवरोधक के कारण ये दो भागों में बट जाती है। एक भाग उत्तर शाखा होती है, जो चीन में चली जाती है, और दूसरी भारत में 25 डिग्री अक्षांश के आसपास बहती है। जो 25 डिग्री अक्षांश के आसपास बहती है, क्योंकि ये जो उपोषण जेट स्ट्रीम है, ये ठंडी वायु है और मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी से काफी मात्रा में जल ले लेती है। तो भारत के ये पश्चिमी क्षेत्र पूरा किसके अंदर? जम्मू कश्मीर, जहां हिमपात होता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी वर्षा होती है। और ये वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। क्योंकि ठंडी हवा होती है, तो ठंडी हवा में क्या, कौन सी प्रवृत्ति होती है? ठंडी हवा के नीचे बैठने की प्रवृत्ति होती है। जैसे घर में आप गैस वैस में पानी गर्म कीजिए, तो गर्म होने की क्या होता है? भाप बन के ऊपर उठता है। तो गर्म हवा का ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है, और ठंडी हवा की नीचे बैठने की प्रवृत्ति होती है। तो जब ये वर्षा के बाद ये आगे बढ़ती है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में, चूंकि ठंडी हवा है, तो नीचे बैठने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। और चूंकि ये ठंडी हवा है, तो इस पूरे क्षेत्र में क्या होता है? शीतलहर चलती है, अर्थात सर्दी का मौसम आ जाता है। लेकिन जैसे ही ये हवा, क्योंकि ये स्थलखंड में बह रही है, तो शुष्क होती है, लेकिन जैसे ही ये हवा ये बंगाल की खाड़ी पे, यहां बेटा लिख देते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में आती है,
तो काफी मात्रा में नमी धारण कर लेती है और ये इधर से घूमते हुए, क्योंकि कोरोलिस बल का फोर्स क्या है कि अपने दाईं हाथ में घूमती है, तो यहां पे घूमते हुए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर काफी वर्षा करती है सर्दियों में, जिसको उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आईएएस और पीसीएस दोनों में पूछा गया है कि सर्दियों में भारत के किस राज्य में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है, या ये पूछा जाता है कि सर्दियों में भारत के किन किन राज्यों में वर्षा होती है। तो पहली वर्षा कौन सी होती है, यहां पे होती है, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। इंग्लिश में इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो उपोषण जेट स्ट्रीम के माध्यम से आती है। तो यहां पे जो भारत के उत्तर पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ के दौरान बारिश होती है और भारत के तमिलनाडु तट पर उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं के द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, इसको मैं अभी डिटेल से आपको पूरा पढ़ाऊंगा, इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है तिब्बत के पठार का गर्म होना और मेडागास्कर पे उच्च दाब होना। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो यहां पे सूर्य ताप की अधिक मात्रा प्राप्त हो जाती है, तो उपोषण जेट स्ट्रीम होती है, ये तिब्बत के पठार की जो दूसरी शाखा है वो तिब्बत पठार के उत्तर में चली जाती है और भारत पे कौन सी बहने लगती है, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, इस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति वास्तव में तिब्बत के पठार के गर्म होने से होती है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो करीब 5000 मीटर है। और ये गर्म क्यों होता है, क्योंकि नग्न है, इसके ऊपर कोई वनस्पति नहीं है, जिसके कारण जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है ये गर्म होने लगता है और हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती है। और उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम के सहारे क्या होती है, ये हवाएं दक्षिण की तरफ बहने लगती हैं और मेडागास्कर पे आके बैठने लगती है। तो यहां पे क्या हो जाता है, एक उच्च दाब विकसित हो जाता है मेडागास्कर के आसपास। चूंकि सूर्य उत्तरायण है तो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है, क्योंकि तापमान बढ़ने लगता है। तो यहां की हवा, हम ये जानते हैं कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती, यहां की हवा, ये भी लो प्रेशर बेल्ट है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब एक परमानेंट लो प्रेशर, यहां की हवा यहां चलने लगती है। लेकिन जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पास पहुंचती है तो इसकी तुलना में ये यहां पे तापमान मान लीजिए 30 डिग्री है और यहां पे 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो कौन सा लो प्रेशर हो जाएगा, 30 डिग्री वाला। और ये क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाई प्रेशर में। तो यहां की हवा जैसे यहां आती है ये भारत की ओर, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलने लगती है। चूंकि सागर के ऊपर से जा रही है तो काफी मात्रा में नमी धारण कर लेती है और इसकी दिशा कौन सी, दक्षिण, और इसकी दिशा कौन सी, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम है ये। तो इसीलिए भारत में जो वर्षा होती है मानसून गर्मियों में, उसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। तिब्बत के पठार का गर्म होना, गर्म होने पे हवाएं ऊपर उठेंगी, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम के माध्यम से मेडागास्कर तक आएंगी, यहाँ पे इनमें बैठने की प्रवृत्ति विकसित होगी। क्योंकि हवाएं नीचे बैठेंगी तो दाब बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ दाब बढ़ेगा, तो यहां से हवाएं फिर इस निम्न दाब की ओर आएंगी और यहां से पुनः भारत में जो एक नया निम्न दाब विकसित हो गया है गर्मियों में, उस तरफ चलने लगेगी और भारत में वर्षा होगी। एल नीनो की धारा, ये भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। एल नीनो क्या है, एल नीनो वास्तव में एक धारा है जो पेरू के तट पर चलती है। देखिए सामान्यतः यहां पे कौन सी एक धारा चलती है, हम्बोल्ट की धारा, ये ठीक है, इसको कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट की धारा, पेरू या हम्बोल्ट। हम्बोल्ट इसलिए कहते हैं कि इसी ने इनकी खोज की थी और ये ठंडी धारा है। ठीक है, ये ठंडी धारा है, लेकिन वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होने के कारण 5 से 10 साल के अंतराल में क्या होता है कि ये जो यहां पे जो बहती है इसको कहते हैं दक्षिणी विश्वत की धारा, विश्वत धारा, ये इसको रिप्लेस कर देती है और यहां पे क्या होता है, ठंडी जलधारा की जगह गर्म जलधारा बहने लगती है, जिसको हम एल नीनो कहते हैं।
एल लीनो, जिसको हम एल नीनो कहते हैं। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं यहां पे, एल नीनो कहते हैं। ये जो ब्लैक रंग से दिखाया है ये गर्म जलधारा है, और ये जो ग्रीन रंग से दिख रहा है ये ठंडी जलधारा है। तो वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होने के कारण दक्षिणी विषुवतीय धारा क्या होती है, यहां पे बहना शुरू कर देती है, और ये ठंडी जलधारा को रिप्लेस करके गर्म जलधारा बहने लगती है। इसको एल नीनो कहते हैं। एल नीनो का अर्थ है बालक ईश, ईसा मसीह से संबंधित है। कारण है कि ये 25 दिसंबर के आसपास इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको एल नीनो नाम दिया गया है। अब क्या होता है कि यहां पे जब ठंडी धारा बह रही होती है तो क्या होता है, यहां पे हाई प्रेशर होता है, क्योंकि जहां ठंडा जल होगा वहां पे तापमान कम होगा तो उच्च दाब होगा। लेकिन जैसे ही एल नीनो बहने लगती है यहां पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर एक क्रिएट हो जाता है। अब इस लो प्रेशर के क्रिएट होने के कारण होता क्या है कि जो धाराएं भारत की तरफ आने वाली होती हैं वो क्या होती है, वो इस दिशा की ओर सब मुड़ जाती हैं। और जब इस दिशा की ओर मुड़ जाएगी तो भारत में मानसून का आगमन या तो लेट हो जाएगा या बहुत कम वर्षा होगी। 5 से 10 साल के अंतराल में एल नीनो की उत्पत्ति होती है, और यह देखा गया है कि जब जब एल नीनो सक्रिय होता है, जब इसकी उत्पत्ति होती है तो भारत में मानसूनी हवाएं आना कम हो जाती हैं, जिसके कारण या तो वर्षा बहुत कम होती है या तो होती नहीं है कुछ क्षेत्रों में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन एक थ्योरी यह भी है कि 20 साल के अध्ययन में पाया गया है कि जब जब एल नीनो सक्रिय हुआ है 20 साल के अध्ययन में, कि 4 से 5 बार सक्रिय हुआ है लेकिन भारत में बहुत अधिक वर्षा हुई है। तो यह प्रश्न उठता है कि एल नीनो भी सक्रिय और भारत में भी वर्षा हो रही है, तो उसके ये जो ऊपर कारण लिखे हुए हैं इनमें से कोई कारण सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। तो ये जो था वो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक है। इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह लिख लीजिएगा और 2-2 लाइन 3-3 लाइन इसको याद कर लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा कि भारत में वर्षा वास्तव में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्यों होती है, सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम में या तमिलनाडु के तट पे वर्षा क्यों होती है। ऋतुएं, आइए अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। भारत में मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती है। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, और वर्षा ऋतु 16 जून से 14 दिसंबर तक पाई जाती है। सबसे पहले हम शीत ऋतु पढ़ेंगे जो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक पाई जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि 14 की रात को हम सोते हैं और 12 बजे के बाद ठंड पड़ने लगती है, और जब सुबह ठंड होती उठते हैं तो लगता है अरे बहुत ठंड हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में जो ठंड का मौसम है वो नवंबर से ही आरंभ हो जाता है और दिसंबर आते आते काफी अच्छी खासी ठंड पड़ने लगती है। जनवरी व फरवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, और उत्तर भारत का जो इस महीने में जो औसत तापमान होता है 21 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन राजस्थान के भागों में और पंजाब के कुछ मैदानी भागों में तापमान 0 तक चला आता है। इसके साथ साथ कश्मीर के सियाचिन, जहां साल भर तापमान माइनस रहता है, लेकिन द्रास और कारगिल में भी माइनस तक तापमान चला जाता है। अब क्या कारण है कि इस महीने में दिसंबर और मार्च के बाद यहां पे शीत ऋतु का आगमन होता है? उसके 3 प्रमुख कारण पहले जानिएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये जम्मू कश्मीर का जो भूभाग है वो क्या है, कहां से है, समुद्र के प्रभाव से दूर है, जिसके कारण यहां पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब है जहां ठंड में ठंड और गर्मी में गर्मी पड़ती, क्योंकि समुद्र से दूर है, जिसके कारण यहां पे महाद्वीपीय जलवायु बनी है। दूसरा, शीत ऋतु में ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है हिमालय, यहां काफी मात्रा में हिमपात होता है, और जब बर्फ गिरती है तो उसका जो ठंड का प्रभाव है वो काफी दूर तक मैदानी भागों में देखने को
मिलता है। और तीसरा, भूमध्य सागर से उपोष्ण जेट स्ट्रीम, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, उपोष्ण जेट स्ट्रीम के माध्यम से पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। जैसे मैंने आपको इसी वीडियो में पढ़ाया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ या पश्चिमी विक्षोभ जो हवाएं आती है वो काफी ठंड होती है और उनमें बैठने की प्रवृत्ति है, जिसके कारण उत्तर भारत के बहुत बड़े एरिया में ठंड बढ़ जाती है। शीत ऋतु में मुख्यतः दो क्षेत्रों में बारिश होती है, एक उत्तर पश्चिम में और एक दक्षिण पूर्व में। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सर्दियों में बारिश कहां होती है और क्या कारण होता है। देखिए, जो उत्तर पश्चिम है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा उत्तरी राजस्थान होता है, यहां सर्दियों में बारिश का प्रमुख कारण होता है भूमध्य सागर की तरफ से आने वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये किसके साथ आती है? मैंने आपको इसी वीडियो में पढ़ाया है। किसके साथ आती है? उपोष्ण जेट स्ट्रीम के साथ। ये बिल्कुल गांठ बांध के रखिए कि जब ये आती है तो ठंडी हवा होती है, क्योंकि भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से आ रही है तो काफी मात्रा में जल आती है, तो इस पूरे क्षेत्र में बारिश करती है, जो गेहूं की खेती या रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी या महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद ये जो उत्तर भारत के मैदानों में आती है तो शुष्क हो जाती, क्योंकि नमी की मात्रा कम हो जाती, तो यहां बारिश नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में आती है, पुनः काफी मात्रा में नमी आर्द्रता धारण कर लेती है और तमिलनाडु के तट पर काफी मात्रा में सर्दियों में बारिश करती है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सर्दियों में बारिश किस तट पे होती है, तो ये कौन सा तट है? कोरोमंडल तट यहां पे होती है, और इन हवाओं को उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहते हैं, हवा कहते हैं। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर में काफी मात्रा में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अक्टूबर नवंबर में जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के डेल्टाई प्रदेशों में काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बारिश ही नहीं होती, काफी तेज हवाएं चलती, जिससे काफी बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। दक्षिण जो प्रायद्वीप है, कर्क रेखा के दक्षिण में यहाँ पे शीत ऋतु जैसी कोई ऋतु नहीं होती। उसका प्रमुख कारण है कि एक तो ये समुद्र के प्रभाव में रहता है, दूसरा ये भूमध्य रेखा के काफी पास है। यही कारण है कि केरल, जो यहाँ पे केरल है, यहाँ पे जनवरी का तापमान 31 डिग्री रहता है, जबकि जून का तापमान 30 डिग्री रहता है। इसका मतलब यहाँ पे जनवरी और जून के तापमान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। इसी प्रकार इस पूर्वी तट पर भी बहुत अधिक अंतर तापमान में नहीं आता, जिसका प्रमुख कारण है समुद्र का प्रभाव और भूमध्य रेखा के पास। तो आपको शीत ऋतु में 2-3 चीजें याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि शीत ऋतु आने के प्रमुख कारण कौन कौन से, जिसमें आपको उपोष्ण जेट स्ट्रीम के द्वारा वर्षा, जो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून द्वारा दक्षिण पूर्व भारत में वर्षा होना। आपको ये 2-3 पॉइंट शीत ऋतु में बहुत अच्छी तरह याद रखने हैं। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून के मध्य भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, अर्थात गर्मी का सीजन होता है। वास्तव में गर्मी बढ़ती क्यों है? इसका प्रमुख कारण है सूर्य की स्थिति में परिवर्तन। 21 मार्च के बाद, 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, और जब उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के क्षेत्र में काफी मात्रा में सूर्य ताप की प्राप्ति होने लगती है, जिसके कारण भारत के इस क्षेत्र में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दक्षिण भारत का तापमान में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती। इसका प्रमुख कारण है तीनों तरफ समुद्र से घिरा होने के कारण। यही कारण है कि दक्षिण भारत में जो ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। लेकिन उत्तर भारत में कर्क रेखा के दक्षिण में आकर इस पूरे भूभाग में गर्मियों का जो तापमान है, औसत तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री तक चला जाता है, जबकि उत्तर पश्चिमी भाग में ये 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये उत्तर पश्चिम भाग में 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। क्योंकि सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के पास होती है, तो यहाँ पे तापमान में लगातार वृद्धि होने लगती है। और जैसा कि हम जानते हैं
कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती, वायु दाब में कमी आती, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र में एक निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। गर्मियों में इस पूरे भूभाग में, स्पेशली उत्तर प्रदेश बिहार में दोपहर के बाद एक आंधी चलती है जिसको लू कहते हैं, और इसी तरह कभी कभी अत्यधिक निम्न दाब विकसित होने के कारण हवाएं ऊपर उठती है, तो प्री मानसून या मानसून की पूर्व की वर्षा होती है, जिसको केरल में आम्र वर्षा कहते हैं, जो आम की खेती के बहुत महत्वपूर्ण होती है। कर्नाटका में इसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जो कावा के फूलों को खिलने में बहुत मदद करती है, और पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं। ये तीनों नामों को बहुत अच्छी तरह याद रखना है। केरल में आम्र वर्षा, कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार, या पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी। तो ग्रीष्म ऋतु में ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इस पूरे क्षेत्र में सूर्य ताप की मात्रा अधिक प्राप्ति होती, जिसके कारण यहां पे तापमान में काफी वृद्धि हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके अंतर्गत हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक मानसून का आगमन जो 16 जून से 15 सितंबर तक होती है, जिसके अंतर्गत हम दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा मानसून की वापसी निवर्तन कहते हैं, 16 सितंबर से 15 दिसंबर, जिसके अंतर्गत हम उत्तर पूर्व मानसून के हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में गर्मियों में ही क्यों अधिकांश वर्षा होती है। इसका जो मुख्य कारण है सूर्य के मूवमेंट से है। सूर्य हम जैसे जानते हैं कि गर्मियों में उत्तरायण हो जाता है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर आने लगता है। जैसे ही सूर्य कर्क रेखा की तरफ जाने लगता है, उसका परिणाम क्या होता है, ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जैसे मैंने इसी वीडियो में आपको बताया, वो उत्तर की तरफ खिसक के 25 से 30 डिग्री के बीच यहाँ पे चला आता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पूरे क्षेत्र में एक क्या होता है, निम्न दाब विकसित हो जाता है। दूसरा एक कारण क्या है कि तिब्बत का पठार काफी गर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कौन सी हवाएं उत्पन्न होती है, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम हवाओं की उत्पत्ति होती है। यह हवाएं ऊपर उठ के दक्षिण ऊपरी वायुमंडल में जेट स्ट्रीम हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में आके मेडागास्कर के पास बैठने लगती हैं, और वहां पे क्या होता है, एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है मेडागास्कर के पास। जब तक ये हवाएं मेडागास्कर में आती है, तब तक ये निम्न दाब इतना तीव्र हो जाता है कि ये सारी हवाओं को अपनी तरफ खींचने लगता है। जो मकर रेखा होती है, वो कौन सी है, उच्च दाब के अंदर है, परमानेंट है, और भूमध्य रेखा निम्न दाब के अंदर है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हवाएं क्या होती हैं, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो यहां पे आप देखिएगा हवाएं इस मकर रेखा उच्च दाब से इस तरफ ऐसे चल रही है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है, क्योंकि यहां परमानेंट लो प्रेशर बेल्ट है। लेकिन जब ये हवाएं यहां पर आती हैं, तो तब तक क्या हो जाता है, एक सशक्त निम्न दाब के अंदर यहां पे विकसित हो जाता है। इसको इस तरह समझिएगा एक एग्जांपल के माध्यम से, कि हम जैसे जानते हैं कि तापमान और वायु दाब में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, विपरीत। जब तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम होता है, और जब तापमान कम होता है तो वायु दाब अधिक होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, और यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। यदि इन दोनों के संदर्भ में देखें तो ये लो प्रेशर बेल्ट है और ये हाई प्रेशर बेल्ट है। हवाएं 20 से 25 डिग्री की तरफ खिसकेंगी, लेकिन जैसे ही हवाएं ये भूमध्य रेखा पे आएंगी, विषुवत रेखा पे, तब तक क्या होगा, यहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट हो गया, 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या होगा, आप इन दोनों की तुलना में करेंगे तो ये एक हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगी और एक लो प्रेशर बेल्ट हो जाएगी। हवाएं क्या होंगी, इस तरफ घूमना शुरू करेंगी। ये इसी दिशा में क्यों घूमेंगी, उसका कारण है कोरियोलिस
फोर्स जो पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होता है, जिसके कारण हवाएं अपने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है। जब ये हवाएं इधर घूमेंगी तो ये पूरा सागरी क्षेत्र है, जिसके कारण इसको बहुत सारी नमी की प्राप्ति हो जाएगी और ये वर्षा का कारण बनेगी। क्योंकि इनकी दिशा की तरह दक्षिण पश्चिम से है, तो इसीलिए इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जब भारत के दक्षिणी तट पे यहां पहुंचती तो दो भागों में बढ़ जाती, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की शाखा। हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। अरब सागर की शाखा है, उसके तीन भाग होते हैं, तीन उप शाखाएं होती। पहली उप शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है, जिसके कारण पश्चिमी घाट पे करीब 200 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और पश्चिमी घाट के इस पार, ये जो पश्चिमी घाट के इस पार वर्षा बहुत कम होती है या नहीं होती, इसको हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। इसको हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अर्थात इस तरह ये देखिए पहाड़ है, पहाड़ में इस तरफ बारिश हो रही है खूब सारी, हाँ, और इस तरफ बारिश नहीं हो रही, तो जिस तरफ बारिश होती है उसके विपरीत भाग को हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है परीक्षाओं में कि भारत के पश्चिमी घाट में वृष्टि छाया प्रदेश क्यों पाया जाता है। इसकी एक शाखा यहां चली आती है पश्चिमी घाट से। इसकी एक शाखा क्या होती है, ये नर्मदा घाटी को पश्चिमी घाट से पार कर, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य से होते छोटा नागपुर के पास आती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा से मिल जाती है। और इसकी एक शाखा इधर अरावली पर्वत के समानांतर होते पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश करती है। तो अरब सागर की तीन शाखाएं बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। उप शाखाएं, एक पश्चिमी घाट से टकराती है, एक नर्मदा ताप्ती के मध्य से मध्य भारत की तरफ जाती छोटा नागपुर, और एक अरावली समानांतर होते हुए पंजाब और हरियाणा में जाती। क्योंकि अरावली के समानांतर बहती है, उससे टकराती नहीं, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो शाखा क्या होता है, ये इधर बांग्लादेश होते हुए भारत के गंगा के मैदान में जाती है, और ये जो शाखा आती है इससे आके मिल जाती है और ये पूरे क्षेत्र में वर्षा करती है। इसकी एक उप शाखा होती, एक दूसरी शाखा, एक यहां जाती है और एक दूसरी यहां जाती है। तो ये जो गारो खासी जनती है, यहीं पे टकराने पे मासिन राम या चेरापूंजी में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा, लोग पिकनिक मनाने घूमने जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए कि कैसे दोपहर के बाद यह बारिश होती है। एक दूसरी शाखा होती है जो उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाती है। हिमालय से टकराने के कारण ये पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है और पूरे हिमालय के साथ साथ उत्तर के मैदान में वर्षा करते हुए ये जो शाखा अरावली की तरफ से आ रही है आती, यहाँ पे आके दोनों शाखाएं एक दूसरे से मिल जाती है, यहाँ वर्षा करती है। अब दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहली इंपॉर्टेंट है कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो पूर्वी तट के समानांतर बहती है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती। दूसरी अरब सागर की जो शाखा है अरावली के समानांतर बहती है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती और रेगिस्तान पाया जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सका है कि भारत के पश्चिमी भाग में ही क्यों रेगिस्तान या मरुस्थल पाया जाता है। इसके देखिए दो इंपॉर्टेंट कारण है। पहला कारण है कि अरब सागर की जो शाखा जाती है वो अरावली के समानांतर होते जाती है, जिसके कारण वर्षा नहीं होती, क्योंकि यदि बगल से गुजर जाएगी तो टकराएगी नहीं, तो बारिश नहीं होगी। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा है वो तो आके टकराती है, तब भी वर्षा क्यों नहीं होती? उसका प्रमुख कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा जब तक यहाँ तक पहुंचती है उसमें नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती। तो बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा कि भारत के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान या मरुस्थल क्यों पाया जाता है, उसके दो ही कारण है। पहला कारण है कि अरब सागर से आने वाली शाखा अरावली के समानांतर बहती है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है यहाँ पहुंचते पहुंचते अपनी नमी का खत्म कर चुकी होती है, जिसके कारण यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो ये था भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन।
अब हम पढ़ेंगे मानसून की वापसी जो 16 सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य होती है, जिसके अंतर्गत उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। 21 जून के बाद क्या होता है, सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर आता है, उसके बाद तो दक्षिण चला जाता है। और इसी के साथ ITCZ जो हम लोगों ने पढ़ा था, ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी दक्षिण की तरफ गोलार्ध की तरफ खिसकने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ के तापमान में कमी आने लगती है। और जैसे ही तापमान में कमी आएगी तो क्या होगा, वायुदाब बढ़ने लगेगा और यहाँ पे लो प्रेशर से क्या होगा, एक हाई प्रेशर बेल्ट विकसित हो जाएगा। दूसरा एक कारण है कि हाई प्रेशर इसलिए बनता है कि यहाँ पे उपोष्ण जेट स्ट्रीम चलने लगती है, जो मैंने पढ़ाया था आपको। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम खत्म हो जाती है गर्मियों के साथ और यहाँ पे उपोष्ण जेट स्ट्रीम चलने लगती है, जिसके कारण हवाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहने लगती हैं, अर्थात स्थल से जल की ओर बहने लगती है। और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में एक उच्च दाब भी विकसित, निम्न दाब विकसित हो जाता है और हवाएं क्या होती है, स्थल से जल की ओर चलने लगती है। ये हवाएं जब पूरा स्थलीय भाग पे इस तरह चलती हैं, तो क्योंकि स्थलीय भाग है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, तो शुष्क होती, जिसके कारण इस पूरे भूभाग में वर्षा नहीं होती। लेकिन जैसे ही हवाएं सागर की आती है बंगाल की खाड़ी में, बड़ी मात्रा में ये नमी को धारण कर लेती हैं बंगाल की खाड़ी से और आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और तमिलनाडु के तट पर, इस पूरे तट पे काफी वर्षा करती हैं। और ये जो हवाएं हैं इनकी दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व होती है, इसके कारण इसको कहते हैं उत्तर पूर्व मानसूनी हवाएं। और इससे तमिलनाडु के तट पर, कोरोमंडल तट पर दिसंबर और जनवरी में काफी वर्षा होती है। तो ये बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा कि भारत के तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल के तट पर जो जनवरी और दिसंबर और जनवरी में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के कारण होती है या मानसून की वापसी होती है। 15 दिसंबर तक ये पूरी हवाएं पूरे स्थल भारत से पूरी तरह विदा ले चुकी होती है और भारत में शीत ऋतु का प्रभाव आने लगता है। जो हमने शीत ऋतु स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो सारी दशाएं इस पूरे क्षेत्र में पाई जाने लगती हैं। इसके साथ एक टॉपिक और पढ़ना है, मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद होता है ब्रेकिंग ऑफ मानसून, अर्थात मानसून के आगमन के बाद कुछ दिन वर्षा होती है, फिर एक लंबा पीरियड होता है, एक समय होता है जिसमें वर्षा नहीं होती। अब ये वर्षा नहीं होती तो इसको हम कह देते हैं मानसून विच्छेद अर्थात ब्रेकिंग ऑफ मानसून। ये होता क्यों है कि जब अरब सागर की हवाएं इसके समानांतर चलने लगती इस तरह, तो इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी बेटा, ठीक है। फिर इस क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय आबदाब विकसित होते हैं, जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं आती हैं, वो उनकी संख्या कम हो जाती, तब भी बारिश नहीं होती। तीसरा, राजस्थान के जो भाग में उसमें तापीय विलोमता के कारण ठंडी हवाएं, आर्द्र हवाएं ऊपर उठना बंद हो जाती हैं, जिसके कारण भी वर्षा नहीं होती। तो ये था मानसून विच्छेद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्षा का वितरण। भारत में जो औसत वर्षा होती है वो 125 सेंटीमीटर के करीब है, औसत वर्षा। इसका मतलब पूरे भारत में जो वर्षा होती है सर्दियों गर्मियों मिला के 125 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इसके स्थानिक वितरण में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। जैसे ये पश्चिमी घाट है, ये देख रहे हैं, ये पूरा एरिया ये वाला पूरा है, यहाँ पे करीब 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इसी प्रकार ये अंडमान निकोबार में भी 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इसी प्रकार ये जो पूरा उत्तर पूर्व भाग है, यहाँ भी करीब 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका मतलब भारत के ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एक पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्व के राज्य गारो खासी जैती क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप। इसके विपरीत ये जो पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान के भाग है, यहाँ करीब 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देख रहे हैं कितना अंतर है दोनों की वर्षा में। एक तरफ तो 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, दूसरी 50 से 100 सेंटीमीटर, और इस पूरे भूभाग में करीब 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है कि दक्षिणी भारत में जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, और इसी प्रकार उत्तर भारत में हम जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा काफी कम होती जाती है।
दोस्तों आशा है कि वीडियो देखने के बाद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, भारत में मई जून के बाद ही क्यों बारिश होती है, जनवरी में उत्तर पश्चिम भारत में क्यों वर्षा होती है, दक्षिण पूर्व में क्यों वर्षा होती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो को देख के मालूम चल गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। मैं आपसे फिर पुनः आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।